बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, माई सेल्फ लुकमान। और आज हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी तक जब हमने चैप्टर 5 में डिस्कशन की है तो वो हमने जो है ना कम्प्लीटली अर्थ के बारे में की। सही, अर्थ और कोई दूसरा मास हम लेते हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, और उसके दरमियान हम अट्रैक्टिव फोर्स फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, मास ऑफ अर्थ हमने फाइंड आउट किया है। सो हमने तमाम डिस्कशन अर्थ के बारे में की है। सही, अब हम ग्रेविटेशन फील्ड की जब बात करते हैं, सो फील्ड क्या है, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि दैट रीजन in which earth exert force on the other objects। so field हमारे पास वो रीजन है, वो अर्थ की इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पे अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जिसका कोई भी मास हो उस पे अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, तो हम उसको कहते हैं ये फील्ड है, ग्रेविटेशन फील्ड होगा ये हमारे पास। क्लियर। सो इसका डिफिनीशन आप लोग देख लें। Gravitation field can be described by the gravitational field strength, abbreviated as G. The value of G is equal to the magnitude of the gravitational force exerted on a mass unit, exerted on a unit mass at that point. So field, ये हमने डायग्राम बनाया है, इसको आप लोग देख लें। सो ये लाइंस, जो रेड लाइंस मैंने ड्रा की ना, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्लियर, ये फील्ड लाइंस हैं, इसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। जब हम कोई ऑब्जेक्ट, ये हमने लिया है ऑब्जेक्ट, क्लियर, ये M1 हमने बिल्कुल फील्ड के मिड में रखा है। सही है, अर्थ के फील्ड के मिड में रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, या ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मतलब इस सेंटर ऑफ अर्थ के थोड़ा सा मतलब दूर रखे, यहाँ पे रख दिया हमने, सही है, तो जितना हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में से मतलब बाहर जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाएंगे, अर्थ से दूर जाएंगे, तो उतनी ही हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जो फोर्स एक्सर्ट होगा इस मास पे, वो क्या होगा, वो कम होगा। देखिए मैंने लिखा भी है Fg विच रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा, जो ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स का स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फील्ड से बिल्कुल बाहर रखे, सही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने निकाला है, अर्थ के फील्ड से उसको हमने निकाला है, तो जाहिरी बात है उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। नो ग्रेविटेशन फोर्स या नो ग्रेविटेशन फील्ड विल बी एक्सर्ट इन दिस केस। जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्या करती है, ये इसको हम निकालते हैं, अर्थ की फील्ड से हम इसको निकालते हैं, तो जाहिरी बात है जब ये अर्थ के रीजन से बाहर निकलेगा तो कोई फोर्स तो एक्सर्ट नहीं होगा ना इसमें। क्लियर। अच्छा जी, अब हमें पता है ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, फील्ड लाइंस तो फोर्स अप्लाई कर रही है ना, ये अपनी तरफ ये मास को अट्रैक्ट कर रही होती है। क्लियर, सही है, ये मास भी अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये मास भी अट्रैक्ट हो रहा है। ये मास जो है ना अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, लार्ज डिस्टेंस पर है। क्लियर। सो इस सिचुएशन में हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स ज़ीरो के इक्वल होगा। क्लियर, अप्रोचिंग टू ज़ीरो, मतलब कोई ग्रेविटेशन, क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी तो नहीं होती है ना, इसलिए तो एस्ट्रोनॉइट्स वगैरह या सैटेलाइट्स वगैरह इस तरह वहाँ पे एक जगह पे नहीं रुकते, या मतलब वो ज़मीन की तरफ नहीं आ जाते, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती है। क्लियर।
सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे ये ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ये हमें पता है। ये स्मॉल जी जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्लियर, ये भी हमें पता है, ड्यू टू ग्रेविटी, जी रिप्रेजेंट द ग्रेविटी, क्लियर। अच्छा जी, तो ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन ए अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इसको हम रिप्लेस करेंगे जी के साथ, सही, क्लियर। अच्छा जी, सो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस कर दिया है, ए को रिप्लेस किया है विद जी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ये जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्लियर, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम m को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास स्मॉल g इज इक्वल टू एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय यूनिट मास, ये यहाँ से प्रूव हो गया है। ये आप लोग देख ले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये लाइन देख ले आप लोग, क्लियर, ये लाइन और ये, सही। सो ग्रेविटेशन फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, द ग्रेविटी फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्लियर, एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास। तो यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स कितने यूनिट मास पे अप्लाई हो रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी है ना, ये वेरी करती है, चेंज होती है, क्लियर, विद द लोकेशन। किस तरह, अभी आप लोगों ने ऊपर वाले स्लाइड में देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मिड ऑफ द फील्ड रखे, अर्थ की फील्ड में रखे तो ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा, अगर मतलब दूरी पे रखे तो उससे कम फोर्स एग्जर्ट होगा, अगर बिल्कुल हम इसको अर्थ के फील्ड से निकालेंगे तो कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। तो ये मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, सही है ना, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे सबसे कम, मतलब नेग्लिजिबल, अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो ये असल में हमारे पास फोर्स क्या है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही तो इट्स मीन दैट कि ये वेट है ना, ये वेट है, क्लियर। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये देखें आप लोग, वेट चेंज करता है विद लोकेशन, ये तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है, सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, फॉर एग्जांपल कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टेनिस बॉल ऑफ मास MO placed on the surface of the earth. Let ME be the mass of the earth and RE is the radius, the distance between their centers. The gravitational force between the tennis ball and earth is follows. यहाँ पे हमारे पास अर्थ है, क्लियर, E। सरफेस ऑफ अर्थ पे हमने एक टेनिस बॉल रखा है जिसका मास क्या है, MO, और मास ऑफ अर्थ क्या है, ME, क्लियर। ये वो टेनिस बॉल है। अब हमने ग्रेविटेशन फील्ड भी पढ़ा, इससे पहले हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी पढ़ा है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, तो जाहिर बात है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज भी अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहती है, ऑब्जेक्ट्स को रिपेल तो नहीं करती ना। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों टेनिस बॉल के दरमियान और जो अर्थ है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वेशन नंबर 1 आप लोग देख ले, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल G MO ME डिवाइड बाई RE स्क्वायर, क्लियर। अच्छा जी, अब आपको ये भी पता है कि इस टेनिस बॉल की कोई स्पेसिफिक वेट होती है, क्लियर, W।
सही है। ये मैं भी टेनिस बॉल की बात कर रहा हूं। सो W इज इक्वल टू, W क्या है? वेट फोर्स है ना, क्लियर, जो कि अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। सो पहले मैं फोर्स को डिफाइन करता हूं। फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू M, A के इक्वल है, क्लियर। अब जब हम इस A को रिप्लेस करेंगे विद स्मॉल g, तो ये फोर्स है, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी को हम वेट कहते हैं, क्लियर। इसी को हम वेट कहते हैं, क्लियर। ये आप लोग यहां पे देख लें। सो ये इक्वेशन नंबर 2 आप लोग देख लें, सही है। ये अर्थ थी और अर्थ के सरफेस पे एक टेनिस बॉल पड़ा हुआ था, और इन दोनों के दरमियान फोर्स ये आ रहा था, इक्वेशन नंबर 1। और फिर उसके बाद हमने टेनिस बॉल की वेट की बात की, क्योंकि इट हैव सम स्पेसिफिक वेट। तो ये हमारे पास ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 2, W इज इक्वल टू M0 या MOG स्मॉल g। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सो यहां पे आप लोग देख लें, MOG मास ऑफ द टेनिस बॉल, G क्लियर, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसके ऊपर अप्लाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। और जो हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन आया है, कैपिटल G MOME डिवाइड बाय R E स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो ये M और MO ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सही। मैंने रेड मार्कर से कैंसिल किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। सो नेक्स्ट जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ G जो आप लोग पढ़ते हैं ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू फाइंड नहीं की थी। जस्ट हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये असल में क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा, सो इस इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास देखिए ये तमाम वैल्यूज कांस्टेंट हैं। कैपिटल G की वैल्यू ये है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी ये है, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ये है। ये तमाम वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब इसको पुट करेंगे, प्रूव करेंगे कंप्लीटली, तो आपको खूब समझ आ जाएगा, सही। ये देखिए मैंने कैपिटल G की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, सही है। मास ऑफ अर्थ की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह यहाँ पे पॉइंट है, क्लियर। यहाँ पर भी पॉइंट है, आप लोगों को सही तरीके से नहीं दिख रहा होगा, तो ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट होता है, क्लियर। और बाकी तो आप लोगों को क्लियर होगा, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने वो तमाम वैल्यूज पुट कर दी हैं। रेडियस ऑफ अर्थ ये है, सही है, ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर से। मास ऑफ कैपिटल G की जगह हमने 6.673, मैंने बस इसको राउंड अप करिए 6.67 लिख दिया है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ की जगह हमने वैल्यू पुट की है 6.4। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ी गलती की है, ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, सही है। सो ये हमारे पास ME इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 है असल में, क्लियर। अच्छा जी, सो ये वैल्यूज हम जब इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये किस तरह थी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है अपनी आसानी के लिए, क्लियर।
मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले जो आप लोगों के पास होल नंबर्स होते हैं या डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें, सही है। सो 6.67 और 6 को, इसको और इसको मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर। सो इस वैल्यू को और इस 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है। और फिर ये जो हमारे पास पावर 10 वाले आ रहे हैं नंबर, तो 10 पावर -11 और 10 पावर 24, ये उसके साथ यूनिट आ रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड केजी। सो ये केजी 1 केजी और यहाँ पे केजी पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा यहाँ पे, सही। अच्छा जी, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40.02 वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। और जहां यहाँ पे आप देखिए बेसिस सेम है, सो पावर विल बी एडेड। 24 - 11, तो इससे हमारे पास 10 पावर 13 वैल्यू आ जाएगी, सही, ये आप लोग देख सकते हैं। और नीचे जब हम 6.4 का स्क्वायर लेते हैं ना, सिक्स 6.4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 40.96 वैल्यू आ जाती है। और ये पावर ऑफ द पावर है, सो 10 पावर 12 आ जाएगा यहाँ से, और ये मीटर के ऊपर भी पावर आ जाएगा, ये मीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टर्म को आप लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, सही है। कैलकुलेटर से आप लोग करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.97705, सही है। और यहाँ पे आप लोग देखें, ये 10 पावर 13 यहाँ से आ रहा है ऊपर से, क्लियर। और ये जब हम 12 को ऊपर शिफ्ट करते हैं ना, तो ये माइनस में आ जाएगा, सही है। तो वही बात है, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, 13 में से 12 को माइनस करो, सो 10 पावर 1 आ जाएगा, और ये अपनी जगह पे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक मेथड में आप लोगों ने ये मेथड पढ़ा हुआ है, क्लियर। सही है। ये मैं पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं क्योंकि आपको नजर आ जाए ना, सही है। सो 9 जब हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, सही है, तो आपको पता है ना 10 पावर -1 आ जाएगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। सो वो 10 पावर -1, सो वो 10 पावर +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.77 न्यूटन पर केजी। अब इसको हम राउंड अप करते हैं, सही है। सो मैं चाहता हूं कि 1 डेसिमल प्लेस तक मैं इसको राउंड अप करूं, तो ये 9.77 कैरी लेंगे, तो ये हमारे पास इस दूसरे 7 के साथ 8 हो जाएगा, तो ये 9.8 न्यूटन पर केजी आ जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, जी की जो वैल्यू है ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे और वो डिस्कस करेंगे। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।